साथियों, आपका स्वागत है द न्यू लिम के इस कार्यक्रम में। कोरोना वायरस के समय में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा कोई चीज इफेक्ट किया है, उसमें एक है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। और मुख्यतः जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से स्मार्टफोन होने के कारण और इंटरनेट की जानकारी होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक सबसे अहम मुद्दा हमारे सामने आया, वो है डिजिटल डिवाइड, जहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, और किसी भी तरीके से शिक्षा पढ़ाई न होने के कारण वो बहुत ही पीछे चले गए हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट NHFS 5 का आया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ 42.6% औरतें जो हैं वो इंटरनेट चलाना जानती हैं, जिसमें 62.16% मर्द हैं, जहां की शहरों में 56.81% औरतें हैं और 73.26% जो हैं वो मर्द हैं जो इंटरनेट चलाना जानते हैं। जिस तरीके से हम लोग अभी जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ रात दिन काम कर रहे हैं, उसी तरीके से एक सबसे अहम मुद्दा है, वो है कि सामान्य शिक्षा सबको क्यों नहीं मिल पा रहा है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक सबसे अहम चुनौती है वो हमारे सामने आज के समय में आया है। जाहिर है कि स्कूली शिक्षा हर बच्चों तक समान तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की है, वो है सरकार की। और हाल ही में एक और रिपोर्ट आया है NHFS 5 से ही रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया है कि स्कूल छूटने के कारण बहुत सारे जो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इवन दुगना हो गए हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ मजदूरी के कार्य में लग गए हैं, और जिनको काउंट किया जा रहा है कि इंटरनेट चलाना आता है, उसमें से भी हम लोगों को पता होगा कि लार्जली जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो अपने घर को वापस गए हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर रहने के कारण मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलाना सीख लेते हैं। लेकिन इसके कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो विभिन्न तरीके की समस्याएं हमारे सामने आज उभर के आई है, और इन सारी चुनौतियों से रोज के दिनों में जो रूबरू हो रहे हैं वो हैं आप शिक्षक लोग और शिक्षा के विषय में रुचि रखने वाले लोग। तो आज मैं सबका स्वागत करता हूं। वसुधा कपूर, मोहम्मद जफर और हरीश जी, आप सबों का स्वागत है। और आज की चर्चा हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों में जिस तरीके की हालात हमारे सामने बनकर आया है, तो मुख्यतः कौन सी चुनौतियां आपको लगती हैं कि सबसे ज्यादा उभर के शिक्षा प्रणाली में आई हैं और आपको रोज के दिनों में उसको फेस करना पड़ रहा है? जफर, आपसे शुरू करें। मुख्यतः जो कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई हैं उसमें एक सबसे बड़ा चुनौती है जो डिजिटल डिवाइड का है। हम देख पा रहे हैं कि बच्चों तक कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस जो प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं या ज्यादातर रूरल में रहने वाले बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो एज एन टीचर, एज एन शिक्षा में आप रुचि रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस चीजों को किस तरीके से देख पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये मतलब काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम मतलब जब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जी। हम लोगों ने ये चीज़ फेस करी कि क्योंकि हमारा भी स्कूल्स में ही इंटरेक्शन होता है, और जाके मतलब स्टूडेंट्स के साथ डेमो क्लासेस और जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह टीचर्स की होती हैं, या जी। स्टूडेंट्स के साथ कभी लाइब्रेरी और कॉर्नर वगैरह। जी। जी। तो एक्चुअली उसमें ये होता है कि स्कूल से इंटरेक्शन जो है वो हमारे काम का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। लेकिन जब ये सिचुएशन आई तो हमसे पहले मतलब जो शिक्षक और स्टूडेंट्स थे उनका शुरू शुरू में जैसे कुछ टीचर्स से बात हुई तो देखने को आया कि शुरुआत में तो ये लग रहा था कि ये चीज़ें अभी नॉर्मल नॉर्मल हो जाएंगी। और पहला मतलब हमारा फोकस शुरू में यही रहा कि जो आसपास के जो जिनको मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, पहले
उनके लिए कुछ अगर अरेंज कर सकें जो ऑनलाइन कुछ डोनेशन के थ्रू या इधर उधर शॉप्स के थ्रू, तो उसमें मतलब टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, और फिर कई जगह डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जैसे रूरल एरिया में यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे नेपाली और बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी थे। तो नेपाली माइग्रेंट वर्कर्स के स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए शुरुआत यहाँ से हुई कि पहले मतलब बेसिक जो चीज़ है कि अगर उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ पे कई सारे टीचर्स के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की तरफ गए। जब एक डेढ़ महीना बीत गया इस चीज़ में, और ये लगा कि मतलब कनेक्शन जो है स्कूल से हमारा और टीचर्स का भी मतलब एक तरीके से जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है वो छूटने ना पाए अपनी स्किल्स की बात। तो फिर हम लोगों ने कोशिश करी कि चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग अपनी मीटिंग्स या टी कॉन्स के थ्रू बातचीत, रीडिंग सेशंस कि हमने कोई स्किल है, कोई वेबिनार अगर हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को उसमें पार्टिसिपेट करवा पाए। तो एक चीज़ उभर कर आई थी वो जो आप अभी मेंशन ही कर रहे थे कि बहुत सारे उत्तराखंड के रीजन में जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे एक तो बच्चों के पास मतलब ऐसा नहीं था कि वो सडनली ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाएं, और दूसरा एक चैलेंज था कि जहाँ पर लोगों के पास अवेलेबिलिटी थी भी स्मार्टफोन्स की, तो वहाँ पर नेटवर्क का भी इशू है। मतलब जैसे कि एक दो ब्लॉक हैं आउटर, तो वहाँ मोरी पुरोला नौगांव जो हिमाचल बॉर्डर के साइड में मोरी ब्लॉक है, उस जगह पे मतलब नेटवर्क्स का ऐसा हाल है कि हम कोशिश भी नहीं कर सकते कि ऑनलाइन सेशंस वहाँ पे पॉसिबल है। और इस सेंस में फिर ये हुआ कि अ, हम मतलब क्या करें, क्योंकि टीचर्स से जो बात हुई तो उसमें भी ये आया कि सर हमारे बच्चों में से बहुत सारे टीचर्स ने ये पूरा प्रॉपर मतलब घर घर जाके पता किया कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है। हम क्या कोई ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि स्कूल में एक फोन के थ्रू या अगर कंप्यूटर है उसके थ्रू 5-6 बच्चों को बुलवा लें। तो शुरू शुरू में वो फियर भी था टीचर्स को भी, मतलब हम सभी को भी ये फियर था कि हम जाएंगे तो हमारी वजह से कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए या किसी और की वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। जी। तो ये चीज क्लियरली विजिबल हुई थी, और कई सारे टीचर्स से इंटरेक्शन के बाद ये पता चला था कि स्टूडेंट्स के पास रियली कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 5-6 ही बच्चों के पास थे। हाँ, 9th to 12th वालों ने जरूर उनके यहाँ जैसे 20% या 15% बच्चों के पास, और वो एक्सेस भी कर लेते थे। पर प्राइमरी और जो 6 to 8 था उसमें काफी चैलेंज रहा ये ऑनलाइन की तरफ जब बच्चों की क्लासेस का शुरू किया गया। जी। तो जब जी। और टैकल करने की बात जब आई तो हम लोगों ने ये सोचा कि वर्कशीट वगैरह बनाकर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कई टीचर्स ने खुद से मतलब रफ पेपर पर वर्कशीट्स बनाई, उनको ले जाकर घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर हम लोगों ने मतलब प्रिंट आउट्स के थ्रू और वर्कशीट्स ऐसी जो बच्चे खुद से समझ के कर सके, बस उनके घर में दे देनी है, तो इस तरीके से उसको फिर टैकल करने की कोशिश की गई। लेकिन वो डिवाइड जो था वो क्लियरली विजिबल रहा, और हम सब मतलब उसके गवाह रहे एक तरीके से, और ज्यादातर टीचर्स ने मुझे लगता है ये फेस किया ही इस रीजन में। हाँ सर, मैं बेसिकली अभी उत्तरकाशी जिले में हूँ और यहाँ एक ब्लॉक है चिनैली सौड़ सर, और जो चिनैली सौड़ ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ से सर 18 किलोमीटर की दूरी पे मेरा स्कूल है। जी जी। सर जब से पेंडेमिक का दौर शुरू हुआ और स्कूल बंद हो गए, सीधी बात है कि स्कूल बंद हुए जब से, तो सर जो आप लोग बात कर रहे हैं ना एक डिवाइड की, तो सर सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ ये हर जगह दिखाई देता है, क्योंकि फोन कम है, नेटवर्क की स्पीड बहुत स्लो है, नेटवर्क भी बहुत लिमिटेड है। अभी कुछ टाइम बाद जियो की एंट्री हुई है तो थोड़ा बहुत सुधरा लेकिन इतनी स्पीड नहीं है कि मतलब इतना ज्यादा डाटा अपलोड या डाटा डाउनलोड आसानी से हो सके। तो सर जब ये स्कूल पेंडेमिक के चक्कर में बंद हुए तो शुरू में हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ झुके, क्योंकि मजबूरी थी, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल जाम हो रखा था। इवन देन हम लोगों के स्कूल में अलग अलग गाँव से बच्चे आते हैं, तो ये था कि अलग अलग गाँव के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना भी रिस्की काम हो रहा था, क्योंकि एक बच्चे से भी काफी इन्फेक्टेड हो सकते थे। जी जी। तो सर ऑनलाइन की तरफ हम लोग भी झुके, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि सर जिस
फैमिली बैकग्राउंड से और जिस स्टेटस से बच्चे हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम बच्चे, उनके पास सर स्मार्टफोन नहीं थे। मैक्सिमम लोग क्या है कि रोजगार की तलाश में इस देश के अन्य राज्यों में काम करते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो घर में जो वाइफ है या मदर है, उनके पास सर ऑर्डिनरी फोन है, बटन वाले। और शायद 2 या 3 बच्चे थे जिनके पास के स्मार्टफोन थे, लेकिन वो इतने फेमिलियर नहीं थे फोन के साथ कि हम जो काम भेजते थे उसमें कई बार क्या होता था कि पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ में देखना है, या फिर फोटो की एमबी ज्यादा होगी तो दूसरी दिक्कत आती थी कि भाई अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही है। और फिर सर एक और बात थी कि नॉर्मली एक घर से हमारे पास 2 या 3 बच्चे पढ़ने आते हैं, और 3 या 4 टीचर्स मिलके अगर ऑनलाइन काम भेज रहे हैं तो किस बच्चे के पास मोबाइल कितनी देर तक रहेगा। फिर उससे भी बड़ी समस्या ये सर कि रोजगार तो लोगों का खत्म हो ही चुका था, और डाटा पैक भी कम से कम शायद मिनिमम जो है 200 रुपए मंथली, और अगर आप 3 महीने वाला पैकेज ले तो 500-600। सर ये कॉस्ट इन इलाकों में बहुत मायने रखती है। अभी भी नौबत ये कि हमारी गांव की जो 60% जनसंख्या है वो मनरेगा में काम करती है, या फिर अपना कुछ उगा लेते हैं वो लोग। तो सर उन लोगों के लिए एक तो ये बहुत बर्डन हो जा रहा था। तो कुल मिला के ये चीज नहीं चल पाई। हमने कोशिश की, लेकिन जब हमें लगा कि ये चीज वर्कआउट नहीं कर पा रही है तो सर हम लोग फिर एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ झुके कि हम खुद जाएं बच्चों के पास। स्कूल में तो एक्चुअली बिल्कुल मना हुआ था आना, फिर स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, तो सर हम लोगों ने खुद जाना शुरू किया, और ये देखा मतलब कि हमारे बच्चे अब तक क्या कर पाए ऑनलाइन से। तो उसके बाद सर तो थोड़ा बहुत अनुभव हमें वहां से मिले, या हमें पता चला कि बच्चे किस करंट स्टेटस में चल रहे हैं अभी। तो सर खुद से फिर वर्कशीट बनानी शुरू की, और 3 या 4 गांव से हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हफ्ते में 3 या 4 दिन मान लिए कि एक दिन एक गांव में, एक दिन एक गांव में, और बच्चों के साथ मुश्किल से आधा 1 घंटा, इससे ज्यादा भी नहीं। क्योंकि सर दिक्कत ये हो रही थी कि हम लोग जब गांव में जा रहे थे तो हम लोगों का आना और जाना भी नोट किया जा रहा था। आई मीन कि बाहर से कौन आ रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर तो था ही लोगों में। और होता है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सही तरीके से सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, और जो आधी अधूरी सूचनाएं होती हैं ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो इस चक्कर में सर हम लोगों के आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी गाँव में। तो सर फिर हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के हिसाब से, उनकी एज और उनकी क्लास के हिसाब से वर्कशीट तैयार की, और सर हर हफ्ते में 2 या 3 दिन का जो रूटीन बना हुआ था, हम लोग गाँव में जाते थे, आधा 1 घंटे बैठ के बच्चों के साथ मिलकर उस वर्कशीट पे बातचीत हुई, पुरानी ली, नई वाली बच्चों को दी, कुछ उनके घर वालों को समझाया। तो सर इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो शिक्षण अधिगम था इसे जारी रखने की कोशिश की जी। पर सर इसमें भी एक बात ये आई मजेदार की कुछ टाइम बाद बच्चे इससे भी उग गए। शुरू में बच्चों को जब हमने वर्कशीट दी तो बच्चों के लिए भी एक नया अनुभव था। हालांकि पहले हम स्कूल में ऐसा करते थे कि कभी कभी प्रैक्टिस के लिए बच्चों को कुछ दिया करते थे घर के लिए, लेकिन अब हफ्ते तो हफ्ते जब ये रूटीन चला तो शुरू में तो बच्चे इंटरेस्टेड रहे, लेकिन बाद में बच्चे इससे भी बोर हो गए। तो फिर सर हमने कोशिश की घर वालों से बातचीत करके कि किसी तरीके से बच्चों से कहीं ना कहीं स्कूल के बाद मिला जाए, कांटेक्ट किया जाए। तो सर एक्चुअली मैं जिस लोकलिटी में पढ़ाता हूँ मेरा रूम भी वहीं पे गाँव में, तो सर मैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चों को रूम पे बुला ले रहा था। तो फिर हमने बच्चों के साथ कभी गार्डनिंग की, कभी ऑर्गेमी की प्रैक्टिस की, या बच्चों के साथ ये थोड़ा बहुत अगल बगल जाके खुले नेचर में चीजों को समझने की कोशिश की। तो ये कि कोशिश की कि बच्चे जुड़े रहें, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे सर एक रूटीन से बाहर होते जा रहे थे। फिर उसके बाद सर हमने वर्कशीट में भी एक प्रयोग किया कि कार्टून पे आधारित वर्कशीटें बनाई, गेम्स पे आधारित वर्कशीटें बनाई, और उद्देश्य ये था कि बच्चे मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सीखते रहे इनसे। हालांकि भले वो रंग भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि वो शेप से परिचित हो रहे हैं, ए फॉर एप्पल से हो रहे हैं, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, मतलब इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए ऊपर फिगर देते, नीचे उसको लिख के देते पूरा। तो बच्चा भले रंग भरा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तरह से कॉन्टेक्ट में आ रहा था। जी जी। तो सर बस ये काम रहा जो लॉकडाउन में किया। बाकी ऑनलाइन में तो सर हम लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ अलग ही तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही थी। जी, ये बिल्कुल तो आपने सर ये था जो हम लोगों ने किया है, और अभी यही कर रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आप जहाँ पे हैं वहीं की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। कहना बहुत ही आसान है, दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर या कुछ जो सिटीज हैं पार्टिकुलरली वहाँ पे बैठ के कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत उभर के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे जो शिक्षक हैं वो अपनी पूरी तरीके से इस चीज में कार्यरत हैं और इस चीज को कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे एक होप है, एक आगे के लिए कि चीजें हो पाएंगी। वसुधा, यही चीज आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपकी परेशानियां क्या क्या रही?
थैंक्स विकास इस सवाल के लिए। आई थिंक ये काफी अहम सवाल है और लॉकडाउन के टाइम पे ये सवाल बहुत उभर के आया है। मेरे लिए ये मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, मेरा गांव मेरी दुनिया, और हम लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मालवा रीजन के अंदर काम करते हैं। और ज्यादातर हमारा काम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ रहता है, टीचर ट्रेनिंग का रहता है और स्कूल लीडर के साथ हम ज्यादातर काम करते हैं। तो जब ये काम जब लॉकडाउन काफी ज्यादा बढ़ गया और स्कूल्स तो बंद हो ही गए, तो हमारी एकदम सारी जो ऑपरेशंस थे गवर्नमेंट स्कूल्स में वो तो एब्सोल्युटली कट डाउन हो गए। दूसरी चीज, अगर ये ट्रेनिंग की तरीके से देखा जाता है और हमारा काफी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस रहता है, तो टीचर्स वैसे ही थोड़ा कम अलाइंड होती हैं। तो वो अलाइनमेंट लेके आने के लिए कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्यों जरूरी है, इसी में 1 साल लग जाता है। तो हम एक स्कूल में 3 साल के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शिक्षा जैसे कॉम्प्लेक्स काम में 3 साल से पहले कोई बदलाव लेके आना एक इल्यूजन हो सकता है। बिल्कुल। तो उस तरीके से पूरा कांटेक्ट कट गया टीचर्स से, तो वो जरूरी नहीं दिखाई दिया। और मतलब टीचर्स के द्वारा भी वक्त नहीं दे पाना, ऑनलाइन का हो जाना, तो वो चीज वर्क बिल्कुल नहीं की। तो हमारे केस में भी बिल्कुल डिजिटल लर्निंग वर्क नहीं करा। काफी वक्त तक हमारे इंटरवेंशंस बंद रहे। मैंने लॉकडाउन में काफी अलग अलग तरीके से टीचर्स का इंटरेक्शन देखा है। मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर है इंग्लिश की। तो जिस तरीके से उनके स्कूल में डिजिटल लर्निंग को लेके काम हुआ, वो बहुत ही अलग था किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से। अगर मैं वैसे हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा स्टेट माना जाता है पूरे देश भर में। पर वहाँ के भी गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर काम व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ, 1 वे वर्कशीट की तरह देना। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि लॉकडाउन में शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या एक्सेस है या फिर क्वालिटी लर्निंग है। तो हम किस तरीके से देख पाएंगे कि बच्चे को हम जो वर्कशीट भेज भी रहे हैं उससे उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, वो लर्निंग किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रही है उसकी जिंदगी में। तो ये चीज मेरे दिमाग में काफी चैलेंज था, और ये चीज मुझे लगता है कि बहुत ही कम हम लोगों ने ध्यान भी दिया होगा इस चीज। दूसरी चीज ये थी, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में काफी ज्यादा मतलब एक्सेस को लेके, जैसे हरीश सर बोल रहे थे, तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस को लेके तो नहीं था। ज्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है पेरेंट्स, तो वो सुबह चले जाते हैं, घर पे 3 से 4 बच्चे। तो हम लोगों का काम इस तरीके से रहा कि हम लोगों ने ये सोचा कि क्योंकि डिजिटल लर्निंग वर्क नहीं करी, तो क्यों ना गांव के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज गांव के लिए काम करे। तो काफी सारे युवा वापस आ गए थे अपने गांव में, जो अपनी नौकरी जिनकी छूट चुकी थी। तो हम लोगों ने ऐसे युवाओं के साथ काफी मोहल्ला स्कूल्स बनाए, और अभी हम लोग 2 गांवों में काम कर रहे हैं, 5 युवाओं के साथ टोटल, जो बच्चों को जो 4th और 5th और 6th और 7th क्लास के बच्चों की रेगुलर क्लासेस लेते हैं। और ये थोड़ा पीयर लर्निंग तरीके से मॉडल रहता है कि हम शॉर्ट मतलब कम बच्चों के साथ एक बारी में क्लासेस लें जो बड़े बच्चे हैं, और बड़े बच्चे फिर अपने मोहल्ले में जाके 5 बच्चों छोटे बच्चों के साथ क्लासेस लें, ताकि हम एक गांव के ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो ये चीज हमने अभी शुरू करी है। पेरेंट्स जो इन बच्चों के हैं, जो देख रहे हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा में वो उनके बच्चे पीछे होते जा रहे हैं, वहीं वो एफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चे उस तरीके से प्राइवेट स्कूल का, या जैसा कि हरीश जी बता रहे थे कि जो डाटा है, बहुत ज़्यादा पैकेज का डाटा है, वो एफोर्ड कर पाए। तो उन पेरेंट्स से बातचीत करके आप लोगों की कुछ कल के आई है कि उनका क्या विचार रहा है, या वो किस तरीके से सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, तो प्लीज शेयर करें। विकास, हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर पेरेंट्स ज्यादातर खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं जी। तो एक इशू मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंटली ये लगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा गांव के लेवल पे देखना कि शिक्षा की ओनरशिप के बारे में हम क्या समझते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, क्या ये हम अपनी जिम्मेदारी देखते हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ पेरेंट। तो मध्य प्रदेश का अगर डेटा देखा जाए तो 70% माएँ ऐसी हैं जो 5th पास है मिनिमम, या ज्यादातर बच्चे फर्स्ट लेवल लर्नर्स हैं। तो अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा रह जाता है कि वो एक ओनरशिप नहीं आती बच्चे की एजुकेशन को लेके। तो वो ऐसा लगता है कि वो स्कूल की जिम्मेदारी है, जब स्कूल खुलेगा या स्कूल कुछ देगा तब ये काम होगा जी। या स्कूल प्रोवाइड करेगा फोन, या स्कूल कुछ कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा तब ये काम होगा। तो अभी पेरेंट्स की तरफ से उस तरीके का एफर्ट नहीं देखा हमने कम्युनिटी में।
मेरे पास इस वक्त सर 58 के आसपास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, और सर मुश्किल से 12 या 13 घरों में सिर्फ टीवी थे। वो भी सर कैसे कि वो फ्री डिस्क चलता है ना जो, वो उससे काम चल रहा था। और सर ये तो मैं सर आपको मैं एक करंट बता दूं, हिमाचल बॉर्डर के नजदीक है, शायद मैडम पहचानती होंगी, मोरी ब्लॉक। तो सर वहाँ लास्ट 2019 सितंबर तक जब मैं वहां से आया, उस वक्त सर वहां पे लाइट नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, इवन देन रोड भी थी लेकिन जंगलात की रोड थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो एक कच्ची रोड बनाई जाती है जो अपने उनके हल्के फुल्के ट्रांसपोर्ट के लिए। जी जी। तो सर अभी भी हालत वास्तव में बहुत ऐसे हैं, नहीं जाता, नेटवर्क है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। और सर मेरे संकुल में 22 विद्यालय थे, और ये सारे 22 विद्यालयों की कहानी थी वहां पे। तो सर ऐसे में अगर ये सोचें कि मतलब पेरेंट्स जागरूक नहीं है, मेन बात है सर कि जो मूलभूत संसाधन है उन लोगों के पास वो ही नहीं है। बिल्कुल। और बच्चे जो है हमारे वास्तव में F1 जनरेशन के लर्नर हैं। मैक्सिमम 100 में से हमारे पास सर 60% बच्चे ऐसे होते हैं, 60 से ज्यादा, जो कि प्रथम पीढ़ी जिनकी पढ़ रही है। हम कई बार बच्चों को जैसे कुछ घर के लिए काम देते हैं तो कहते हैं कि बेटा एक बार अपने पेरेंट को दिखाना और कुछ दिखाना उन्हें कि तुमने क्या किया है, या हम चाहते हैं कि वो कुछ फीडबैक दे हमें। लेकिन सर हमारे पास मतलब कॉपियां कोरी आ जाती हैं। और हम भी जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो सर गांव के इलाकों में तो थोड़ा ये कि सर अभी मान सम्मान बहुत ज्यादा है शिक्षकों को लेके। जी जी। तो मतलब पेरेंट्स हमसे कुछ कहते हैं कि सर बस आप ही माई बाप हो इन बच्चों के। इवन देन सर मैं आपको एक बहुत वो बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात, कि हमारे पास बच्चे एडमिशन के लिए जब आते हैं ना सर एक में, तो जहां मैं पहले था सर वहां 50% से ज्यादा बच्चों की जन्म तिथि मैंने खुद लिखी थी अपने हाथ से। मतलब उन्हें जन्म तिथि पता नहीं थी बच्चों की, कि गुरुजी आप लिख दो जो आपको सही लगती है। अब हम तो सर आरटी के हिसाब से लिख देते थे उसे। पर मैं बता रहा हूँ सर कि ये है कि पेरेंट्स ने बच्चों को पूरी तरीके से टीचरों के हवाले छोड़ा हुआ है कि गुरुजी जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे बच्चे के लिए। अब सर थोड़ा पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या थोड़ा श्रद्धा भाव ज्यादा है, जो कुछ भी हो, पर ये मान के चलिए सर कि बच्चे को लेके सर वो फोकस है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे का अच्छा हो। लेकिन सर फिर वही बात आती है कि संसाधन आड़े आ जाते हैं, उनका काम आड़े आ जाता है। हमारे तो अधिकतर बच्चों के पिता जो है वो दिल्ली, बंबई या हरियाणा में काम कर रहे हैं। मदर है, मदर बेचारी दिन भर खेत पे लगी हुई है, फिर घर में गायें हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी देखना है। तो सर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मतलब चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, फिर चाहे उनके पास संसाधन ना हो या थोड़ा समय की बात हो। तो सर मेनली होल सोल वहां पे टीचर्स ही हैं जो बच्चों के लिए करेंगे, और उन्हें भी यही लगता है कि जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे। लॉकडाउन के बाद जैसे कुछ समय तक विद्यालय सर बंद रहे, एक तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो सर स्कूल बिल्कुल बंद रहे, ना ऑनलाइन चला ना ऑफलाइन चला। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ कि घर वालों ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया कोई, कि भाई सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं। उसके बाद फिर जाना शुरू हुआ, तो तब ये था हमने बताया कि भाई अब ऐसा है कि स्कूल तो इस तरीके से बंद हो रखे हैं, वो रूटीन से तो चल नहीं थे, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसमें भी कहा कि सर ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप लोग कीजिए, ये बच्चे तो आप ही के हवाले हैं। तो सर ये कुछ कंडीशंस है कि मतलब हमारे जो गार्जियंस है बच्चों के, वो चाह के भी मतलब इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, वो एक सबसे अहम चीज है। जफर, आपकी पेरेंट्स से बात होती रही, बच्चों के साथ आप लोग काम करते हैं, तो उन लोगों से आपको क्या फीडबैक मिला है? हाँ, जनरली जैसे हम करीब जो भी मतलब टीचर्स इस काम पे लगे हुए थे जी। कि मतलब इसके अल्टरनेटिव क्या ढूंढे जाए, तो हम उन लोगों से टच में थे कि वर्कशीट्स अगर प्रिंट चाहिए तो हम लोग मतलब लर्निंग जिसमें बच्चे खुद से समझ सकें वैसी वर्कशीट बना के उनको प्रिंट आउट्स के थ्रू देना। तो मुझे करीब 10-12 ऐसे टीचर्स होंगे जिनसे पेरेंट्स के फीडबैक्स मिले जी। और जिसमें हम उनको ये बोलते थे कि वर्कशीट अगर आप ले जा रहे हो तो आप उसमें आप अपना एक डॉक्यूमेंट भी लिखो कि बच्चों को किन सवाल में प्रॉब्लम हो रही है बार है। तो उस बहाने से क्या होता था, हमें ये भी डॉक्यूमेंट्स लिखते थे कि सच में बच्चे उसको कर रहे हैं या ऐसा तो नहीं है कि वर्कशीट दे के छोड़ दिया। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले, तो हम ये भी बोलते थे कि आप पेरेंट्स के जरूर उसमें रिमार्क्स लिखिएगा। तो अच्छी बात यह थी कि 10-12 पेरेंट्स से, जैसे अभी हरीश सर की बात से जो पता चल रहा था, 10-12 टीचर्स के जो पॉइंट्स थे उनको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि उनमें से ये था कि एक तो ये था कि मतलब उनको जब वर्कशीट दिखी
एक प्रिंटेड फॉर्म में या बना हुआ पेपर फॉर्म में, तो उनको लगा कि हाँ ये कुछ अब एजुकेशन मतलब हमारे बच्चों की हो रही है। और इसका एक और कुछ लोगों ने शेयर, कुछ टीचर्स ने, कि उनको ये भी लगा कि अरे मतलब हमारे बच्चों के टीचर्स देखो हमारे बच्चों से मिलने आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाली प्राइवेट की तरह फोन पे ही पढ़ाते रहे, ये रिस्क लेकर उनके लिए डाउट्स लेके आ रहे हैं। और शुरू में बच्चों को प्रिंट आउट्स बहुत अच्छे लगे वर्कशीट्स के, तो पेरेंट्स का यही था कि जो भी टीचर कर रहे थे वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि मतलब हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स तो हैं जो कम से कम लेकर आ रहे हैं, और उनको लग रहा था कि हाँ इससे हमारे बच्चे कम से कम कुछ घर पे बैठ के कर तो रहे हैं। जी और यही फीडबैक्स थे कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम कनेक्टेड हैं। और इस मामले में उन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हमारे टीचर्स जैसे किसी गांव के चबूतरे में कुछ 10-15 बच्चों को बुला के पहले डिस्टेंसिंग और उस पर बात करके, जी और फिर उसके बाद वर्कशीट की बात करके, तो एक मतलब पॉजिटिविटी भी गई थी कि नहीं मतलब गवर्नमेंट टीचर्स ने कहीं से भी प्रिंट आउट्स अरेंज किए, बहुत सारे लोगों ने अपने सेल्फ प्रिंट करवाए, और बहुत सारे लोगों ने खुद से डिजाइन करी। तो उसका असर ये रहा कि पेरेंट्स में एक चीज गया कि हमारे बच्चों के लिए टीचर्स कंसर्न्ड हैं, खाली ऐसा नहीं है कि वो फोन पे ही है, तो रिस्क लेके हमें अवेयर कर रहे हैं कि कोविड से कैसे बचना है, और फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं। तो ये मतलब एक चीज, एक हल्की सी पॉजिटिव चीज ये भी दिखी थी जब ऑफलाइन वर्कशीट्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया था। जी जी। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा समय कम है लेकिन मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आप तीनों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल बंद होने के बाद बहुत ही सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल अब आना नहीं चाहते होंगे, या तो अपने पिता माता के साथ काम में जुड़ गए होंगे, चाहे वो लेबर का काम हो या किसी तरीके से, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई है। इकोनॉमी की जो स्थिति है वो आप जान रहे हैं। तो इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस आया है कि जो बच्चे स्कूल में अब नहीं आ पा रहे हैं, या आप लोग अभी तो स्कूल बंद है खैर, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस तक पहुंच पाए, लेकिन पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं कुछ बच्चे? सर इस बीच जब बच्चों से मिलना हुआ था हमारा, जी जी। तो सर ये चीज तो मुझे कम से कम कहीं नहीं लगी कि बच्चे अब स्कूल नहीं आना चाहते हैं। हाँ थोड़ा सर ये कि जो हमारे पास कक्षा 1 में न्यू एडमिशन आने थे, उन बच्चों को लगता है मुझे कि थोड़ा ज्यादा गैप हो गया है। हल्का फुल्का बच्चे आंगनवाड़ी में जाते थे, और इस बार उन्होंने हमारे पास आना था, लेकिन शायद एक वो रिदम टूट गया बीच का। बाकी तो सर कक्षा 2, 3, 4, 5 के जो बच्चे हैं उनको देख के, उनसे बातचीत करके तो हमें यही लगा कि मतलब वो बिल्कुल भरे बैठे हुए हैं कि कब स्कूल खुले। जी जी सर जी। एक्चुअली यहाँ पे लेबर सिस्टम नहीं है जिन इलाके में हमें, अपने खेत में बच्चे काम करते हैं, लेकिन सर वो इतना ज्यादा नहीं होता कि मतलब बच्चे का स्कूल छुड़ाना पड़े उस चीज के लिए। जी। और सर मतलब मुझे तो ये लगा कि अब बच्चे जो हैं वो घर में बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। हाँ। हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार है कि स्कूल खुले और हम स्कूल के दौड़ लगाएं। और थोड़ा सर ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले कम दबाव रहता है। हम बहुत सारे वो तौर तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं जो प्राइवेट से इस्तेमाल किए जाते हैं। जी तो एक जो थोड़ा भय वाला माहौल होता है वो नहीं होता है। फिर थोड़ा फ्रेंडली बच्चों के साथ रहने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चों की कंडीशंस कुछ और हैं। जी तो जी सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे मतलब जितना मुझे लगा है जी जी। वो बिल्कुल तैयार है कि स्कूल खुले और हम स्कूल पहुंचे। जैसे ये दिक्कत हमारे यहाँ नहीं हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे वसुधा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चाइल्ड मैरिज है उसका रेट कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन क्लास वो एक उनके लिए रहता है थोड़ा आगे पढ़ने के लिए भी, कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर शादी हो। लेकिन बहुत सारे बच्चियों को बहुत जल्दी ही शादी कर दिया जा रहा है, या लड़के जो हो रहे हैं उनको खेती बाड़ी या रोजमर्रा की जो माँ बाप का काम में हाथ बटाने के लिए वो उस तरफ चलते जा रहे हैं। तो इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस आपके सामने आया है, जो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्कार्ड होते जा रहे हैं एडुकेशन से? काश एक्चुअली मैं ये शेयर करने ही वाली थी जी। कि चाइल्ड मैरिज मुझे लगता है बढ़ गई है। अभी मैं यहाँ झूठाबाद में थी, और मतलब मध्य प्रदेश के गांव में, तो वहां पे मेरे सामने ही मतलब 2 15 साल की लड़कियों की शादी हुई। तो ये चीज काफी प्रथा प्रेवलेंट थी पहले से ही, और कुछ समाजों में ये ज्यादा होता है।
जैसे शायद इधर ठाकुर समाज में और माली समाज में ज्यादा रहता है। तो ये शादी कम उम्र में होना तो काफी बढ़ गया है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो उनका ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं हरीश जी की बात से तो इधर हमारे सिचुएशन में, हमारे केस में भी इधर काफी ज्यादा है कि बच्चे बहुत मन कर रहा है उनको स्कूल आने का। ऐसा नहीं है कि उनका खुद का मन खत्म हो गया है स्कूल आने के लिए। पर आई थिंक ये चीज आई थिंक फैमिली की तरफ से ज्यादा हो जाती है कि अब शादी कर देते हैं या घर पे काम में जुट गए हैं। तो इधर काफी ज्यादा स्मॉल हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज और ऐसे बिजनेस भी रहता है, जैसे कारपेंटरी का बिजनेस काफी रहता है इस साइड। तो उसमें बच्चे काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं फुल टर्म बेसिस पे। जी। तो वो चीज है कि जिसकी वजह से शायद उनका वापस कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो। बच्चों का मन काफी रहता है। एक यहाँ स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वो इलीगली अभी क्लासेस शुरू कर दी उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से। जी जी। तो इस तरीके के भी वाकया सामने आ रहे हैं। जी। इस तरीके की बातचीत और आगे भी हमारे सामने जारी रहेगी, और हम जानना चाहेंगे यदि आपका कोई और भी एक्सपीरियंस आता है और आपकी क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, और आप रोजमर्रा किस तरीके से इन सारी चीजों से जूझते हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और वो तो शिक्षा एक विषय रहा है जिसको हम लोग मेन डिस्कोर्स से हमेशा अलग करते रहे हैं, और ज्यादातर स्कूली शिक्षा। लेकिन मुझे या हम सबों को लगता है, और ये जरूरी भी है कि जो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है वो हमारे सामने आना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, जिस तरीके से और सारी चीजों की बात होती है। तो जफर, वसुधा और हरीश जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।